चलिए एक नजर डालते हैं उस प्रक्रिया पर जिससे कंपनियां अपनी ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि छूट सरेंडर कर रही हैं। तो बात यह है कि कई कंपनियां ना अपने जो प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाती थी उन्हें अब बंद कर रही हैं और सारा पैसा, मैनेजमेंट, सब कुछ वापस सरकारी संस्था ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सौंप रही हैं। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों और यह होता कैसे है, आइए समझते हैं। तो पहली बात, कंपनियां ये कदम उठा रही हैं क्योंकि वो अपना रिस्क कम करना चाहती हैं, खासकर फाइनेंशियल और लीगल वाला। देखिए, प्राइवेट ट्रस्ट चलाने में ना ये टेंशन रहती है कि ईपीएफओ जितना ब्याज दे पाएंगे या नहीं, और नहीं दे पाए तो कंपनी पर बोझ पड़ता है। फिर जो ट्रस्टी होते हैं उन पर भी भारी कानूनी जिम्मेदारी आ जाती है। तो सरेंडर करने से ये सारे झंझट ईपीएफओ के पास चले जाते हैं। और हां, ईपीएफओ की डिजिटल सर्विसेज जैसे कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन, ऑनलाइन पासबुक वगैरह काफी अच्छी हो गई हैं, तो कर्मचारियों को भी फायदा है। दूसरा पॉइंट है प्रक्रिया का। ये जो सरेंडर की प्रक्रिया है ना, जिसे एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, ये काफी सख्त है भाई। मतलब बहुत डिटेल में होती है। ढेरों कागजात लगते हैं, जैसे कंपनी बोर्ड का रेजोल्यूशन, पिछले सालों की ऑडिट रिपोर्ट्स, और तो और कंपनी को अपने ही खर्चे पर एक थर्ड पार्टी से ऑडिट भी करवाना पड़ता है, ये पक्का करने के लिए कि भाई ट्रस्ट का हिसाब किताब एकदम ठीक है, ईपीएफओ पर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना आए। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, जैसे ही ईपीएफओ से हरी झंडी मिलती है ना, तो कंपनी को सिर्फ 30 दिन मिलते हैं। किस लिए? ट्रस्ट में जमा सारा पैसा, जिसे पिछली जमा राशि या पास्ट अक्यूमुलेशंस कहते हैं, उसे ईपीएफओ को ट्रांसफर करने के लिए। और सुनिए, अगर ये 30 दिन की डेडलाइन मिस हुई तो समझ लीजिए कंपनी पर भारी पेनल्टी और ब्याज लगता है। कोई मजाक नहीं है। तो कुल मिलाकर ये पूरी कवायद इसलिए है ताकि आपकी, हमारी यानी कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स सेफ तरीके से प्राइवेट मैनेजमेंट से निकलकर सरकारी गारंटी वाली ईपीएफओ सिस्टम में पहुंच जाए। कॉर्पोरेट इंडिया में ना आजकल कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां वो अपने ही रिटायरमेंट फंड्स का कंट्रोल सरकार को वापस दे रही है। हाँ, मतलब अपनी तिजोरी की चाबियां खुद ही सरकार को सौंप रही हैं। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये अरबों का सवाल है। तो चलिए आज इसी बड़े रिवर्सल के पीछे की कहानी को समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1688 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो पैसा है जो सिर्फ 27 कंपनियों ने हाल ही में सरकार के रिटायरमेंट फंड में वापस जमा कराया है, और ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। ये सब सिर्फ पिछले 2 सालों के अंदर हुआ है, और इसका सीधा असर पड़ा है करीब 30,000 कर्मचारियों की सेविंग्स पर। साफ है कि ये ट्रेंड वाकई में रफ्तार पकड़ रहा है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कोई कंपनी अपने ही पैसों पर से कंट्रोल क्यों छोड़ देगी? इस गुत्थी को सुलझाने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, किसी स्कूल की अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी है। ठीक है, सुविधाजनक है, पर किताबें तो लिमिटेड ही होंगी। अब सोचिए कि वही स्कूल शहर की बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाए, जहां लाखों किताबें हैं, बेहतर सुविधाएं हैं। बस ईपीएफ छूट का मामला भी कुछ ऐसा ही है। तो टेक्निकली ईपीएफ छूट का मतलब है कि कंपनी को अपनी निजी लाइब्रेरी यानी अपना प्राइवेट फंड चलाने की परमिशन है। लेकिन अब कई कंपनियां अपनी ये छोटी लाइब्रेरी बंद करके शहर की बड़ी लाइब्रेरी यानी सरकारी ईपीएफओ सिस्टम को अपना रही हैं। तो आखिर वो कौन सी वजह हैं, वो कौन सी परेशानियां हैं जो इन कंपनियों को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रही हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस पूरे फैसले के पीछे 2 बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। एक है धक्का, जो कंपनियों को अपने प्राइवेट ट्रस्ट से दूर धकेल रहा है, और दूसरा है खिंचाव, जो उन्हें ईपीएफओ की तरफ खींच रहा है। धक्का क्या है? सबसे पहला तो है फाइनेंशियल रिस्क। अगर ट्रस्ट ने अच्छा रिटर्न नहीं कमाया तो कंपनी को अपनी जेब से पैसा डालकर घाटा पूरा करना पड़ता है। दूसरा, लीगल सिरदर्द। कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी जैसे सीएफओ और एचआर हेड पर्सनली और लीगली जिम्मेदार होते हैं। ईपीएफओ में जाने का सीधा मतलब है इन सारे जोखिमों और झंझटों से आजादी। और अब बात करते हैं खिंचाव की। सच कहूं तो यहां ईपीएफओ ने पूरा गेम ही बदल दिया है। यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये किसी क्रांति से कम नहीं है। यह आपका एक परमानेंट पीएफ अकाउंट है जो नौकरी बदलने पर भी आपके साथ ही रहता है। ऊपर से 24/7 ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप। कर्मचारी अब खुद अपना बैलेंस देख सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, क्लेम फाइल कर सकते हैं। यही पारदर्शिता और कंट्रोल आज ईपीएफओ को इतना अट्रैक्टिव बना रहा है। तो अब हम ये तो समझ गए कि कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन अब सवाल आता है कैसे? कोई कंपनी ये छूट सरेंडर करती कैसे है? और यकीन मानिए, ये प्रोसेस कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया एक ही दस्तावेज के इर्द गिर्द घूमती है, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये एक बहुत ही सख्त रूल बुक है जिसमें सरेंडर करने का एक एक कदम, एक एक नियम डिटेल में बताया गया है।
इस पूरी प्रोसेस को मोटे तौर पर इन 4 फेज में बांटा गया है। पहला शुरुआत और कागजात, दूसरा वेरिफिकेशन और ऑडिट, तीसरा पैसों का ट्रांसफर और आखिर में फाइनल अप्रूवल। और हर एक फेज अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहला कदम ही अपने आप में पहाड़ चढ़ने जैसा है। कंपनियों को 35 डेटा पॉइंट्स वाला एक फॉर्म भरना है और उसके साथ 21 अलग अलग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। इतना ही नहीं, कंपनी और ट्रस्ट दोनों के पिछले 3 साल के ऑडिट की बैलेंस शीट भी देनी होती है। और सबसे जरूरी बात, कंपनी को एक कानूनी वादा करना पड़ता है कि फंड में अगर कोई भी कमी हुई तो वो उसे अपनी जेब से भरेंगे। ईपीएफओ इस मामले में इतना सख्त है कि जरा सी भी गलती हुई तो एप्लीकेशन 7 दिन के अंदर वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद आता है फेज 2, एक थर्ड पार्टी ऑडिट जिसका पूरा खर्चा भी कंपनी को ही उठाना पड़ता है। इस ऑडिट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, ईपीएफओ को यह पक्की आयरन क्लैड गारंटी देना कि उन्हें कोई बीमार या घाटे वाला फंड विरासत में नहीं मिल रहा है। और ये वो जादुई लाइन है जो ऑडिट रिपोर्ट में लिखी होनी ही चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक गारंटी है कि भविष्य में ईपीएफओ को कोई भी फाइनेंशियल झटका नहीं लगेगा। सारा का सारा रिस्क कंपनी का है। अब आते हैं इस प्रोसेस के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, जिसके लिए एक ऐसी डेडलाइन है जिसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। और जैसे ही कंपनी को प्रोविजनल अप्रूवल मिलता है ना, टिक-टॉक 30 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सिर्फ 1 महीना। इसी 1 महीने के अंदर उन्हें ट्रस्ट का सारा पैसा ईपीएफओ को ट्रांसफर करना होता है। और अगर वो इस डेडलाइन से चूक गए तो ईपीएफ एक्ट के तहत बहुत भारी भरकम पेनाल्टी लगती है। सेक्शन 14B के तहत डैमेजेस और सेक्शन 7Q के तहत 12% का सालाना ब्याज। मतलब यहां डेडलाइन का मतलब सच में डेडलाइन होता है, कोई मजाक नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी के केंद्र में तो कर्मचारी हैं, जिनकी जिंदगी भर की बचत दांव पर लगी है। उनके लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब उनके नजरिए से इस बदलाव को देखते हैं। देखिए, कर्मचारियों के लिए ये एक तरह का लेन देन है। कुछ बहुत अच्छा मिलता है तो कुछ छोड़ना भी पड़ता है। सबसे बड़ा फायदा, सॉवरेन गारंटी। अब उनकी बचत कंपनी के भरोसे नहीं बल्कि सीधे सीधे सरकार की सुरक्षा में है। साथ ही मिलता है यूएन के जरिए पूरा डिजिटल कंट्रोल। लेकिन इसकी एक कीमत है। जैसे प्राइवेट ट्रस्ट में शायद लोन थोड़ा जल्दी और आसानी से मिल जाता था। और सबसे बड़ी दिक्कत है लिम्बो पीरियड, यानी वो 6 से 9 महीने का ट्रांजिशन टाइम जब वो अपने पुराने फंड को छू भी नहीं सकते। तो इस पूरे बदलाव की बड़ी तस्वीर क्या है? चलिए थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि ये ट्रेंड हमें भविष्य के बारे में क्या बता रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, ईपीएफओ अब सिर्फ एक सुस्त सरकारी रेगुलेटर नहीं रह गया है। वो अब एक कॉम्पिटिटिव सर्विस प्रोवाइडर बन चुका है, जो अपनी बेहतर सर्विस और सुरक्षा के दम पर प्राइवेट ट्रस्टों से मार्केट शेयर छीन रहा है। और ये बदलाव रुकने वाला नहीं है। 2023 में एसओपी आया, 2024 में ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हो गया और अब 2025 में सरकार इस पूरी प्रक्रिया को और भी तेज और आसान बनाने पर काम कर रही है, ताकि कर्मचारियों को उस मुश्किल लिम्बो पीरियड से जल्द बाहर निकाला जा सके। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ईपीएफओ में जाना इतना आसान, इतना सुरक्षित और इतना फायदेमंद हो जाता है, तो क्या भविष्य में निजी ट्रस्ट चलाना कंपनियों के लिए एक रणनीतिक नुकसान बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में कॉर्पोरेट इंडिया की रिटायरमेंट योजनाओं को एक नया आकार देने वाला है। नमस्कार। कॉर्पोरेट इंडिया में आजकल एक काफी कह सकते हैं चौंकाने वाला चलन दिख रहा है। हाँ नमस्कार, बिल्कुल ये बात काफी चर्चा में है। कई बड़ी जानी मानी कंपनियां अपनी बरसों पुरानी निजी कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ ट्रस्ट वो अब स्वेच्छा से बंद कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, और आंकड़े भी यही बताते हैं। पिछले 2 सालों में ही, मतलब जुलाई 2024 तक सुनने में आया है कि 27 कंपनियों ने ऐसा किया है। 27? ये तो काफी बड़ा नंबर है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि लगभग 1700 करोड़ का फंड। बाप रे, 1700 करोड़। हाँ, इतना पैसा और करीब 30,000 कर्मचारी इन निजी ट्रस्टों से निकलकर सीधे सरकारी ईपीएफओ सिस्टम में आ गए हैं। वाह। तो आज हम इसी दिलचस्प विषय की गहराई में उतरेंगे, ईपीएफ छूट का समर्पण, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सरेंडर ऑफ ईपीएफ एग्जेम्पशन। बिल्कुल, इस पे बात करना जरूरी है। हमारे पास इस पर जानकारी के कई स्रोत हैं, कुछ डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं, सरकारी एसओपी का विश्लेषण है और कुछ ब्रीफिंग नोट्स भी हैं जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं। हाँ, और हमारा मकसद आज यही है कि हम समझें कि आखिर ये कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया में क्या क्या पेचीदगियां हैं, और सबसे जरूरी, इसका कंपनियों और उनके कर्मचारियों पर क्या असर पड़ रहा है। एग्जैक्टली। तो चलिए सबसे पहले क्यू से ही शुरू करते हैं। आखिर इन कंपनियों को अपने इतने पुराने जमे जमाए निजी ट्रस्ट बंद करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? पहले तो ये बड़े गर्व की बात होती थी इनके लिए। हाँ बिल्कुल होती थी। देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 2 बड़ी वजह समझ आती हैं, और ये ईपीएफओ के दस्तावेजों में भी इनका जिक्र है। अच्छा, क्या है वो? पहली और शायद सबसे अहम वजह है वित्तीय और फिड्यूशरी जोखिम।
फाइनेंशियल एंड फिड्यूशरी रिस्क जिसे कहते हैं। फिड्यूशरी जोखिम, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देखिए, फिड्यूशरी का मतलब होता है भरोसे पर आधारित जिम्मेदारी। अब इन ट्रस्टों के ट्रस्टी कौन होते हैं? कंपनी के ही बड़े अधिकारी, सीईओ, सीएफओ, एचआर हेड वगैरह। हाँ, होते हैं। तो उन पर कानूनन ये भारी जिम्मेदारी होती है कि वे कर्मचारियों के पैसे का सही और सुरक्षित तरीके से प्रबंधन करें। मतलब पैसा डूबना नहीं चाहिए, रिटर्न ठीक ठाक मिलना चाहिए। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। आज जैसे बाजार में उतार चढ़ाव है, नियम कड़े हो गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द और कानूनी जोखिम बन गया उनके लिए। ओह हाँ, ये तो समझ आता है, पर्सनल लायबिलिटी का डर। बिल्कुल। और दूसरा है वित्तीय जोखिम, जो इसी से जुड़ा है। वो कैसे? रिटर्न वाला मामला। हाँ वही। देखिए, ईपीएफओ हर साल एक ब्याज दर घोषित करता है ना। हाँ करता है। अब निजी ट्रस्टों के लिए ये लगातार मुश्किल होता जा रहा है कि वे अपने निवेशों से कम उतना रिटर्न कमा पाएं। बाजार कभी ऊपर कभी नीचे। और अगर वो उतना रिटर्न नहीं कमा पाए तो नियम ये है कि कंपनी को अपनी जेब से पैसा डालकर उस कमी को पूरा करना पड़ता है। इसे कहते हैं शॉर्टफॉल बर्डन। अब ये एक अनिश्चित वित्तीय बोझ है जो कंपनियां जाहिर है उठाना नहीं चाहती। अच्छा, तो मतलब ट्रस्ट बंद करके वे ये दोनों तरह के जोखिम, वित्तीय और कानूनी, सीधे सीधे सरकार के पाले में यानी ईपीएफओ को सौंप रही हैं। बिल्कुल, एक तरह की डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी है ये। तो जोखिम कम करना एक बड़ा कारण है। और आपने कहा था 2 वजह हैं, दूसरी क्या है? दूसरी वजह है खुद ईपीएफओ का कायापलट। मतलब ईपीएफओ पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा, क्या बदलाव आया है? पिछले एक दशक में ईपीएफओ ने टेक्नोलॉजी को जबरदस्त तरीके से अपनाया है। सबसे बड़ा बदलाव तो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन। हाँ, यूएन तो गेम चेंजर रहा है। नौकरी बदलो, पीएफ नंबर वही। एग्जैक्टली। पोर्टेबिलिटी बहुत आसान हो गई और साथ ही उनका यूनिफाइड पोर्टल और एमसीओ ऐप। हाँ, वो भी है। अब कर्मचारी खुद ही अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, डिटेल्ड पासबुक देख सकते हैं, ज्यादातर क्लेम ऑनलाइन ही फाइल कर सकते हैं। सब कुछ कितना पारदर्शी और आसान हो गया है। सही कहा। पहले निजी ट्रस्टों का एक बड़ा फायदा यह गिनाया जाता था कि वे बेहतर और तेज सर्विस देते हैं, लेकिन ईपीएफओ के इस डिजिटलीकरण ने उस फायदे को काफी हद तक खत्म कर दिया है। अब तो कई मामलों में ईपीएफओ की सेवाएं निजी ट्रस्टों से बेहतर नजर आती हैं। यानी जोखिम से बचाव और बेहतर सरकारी सेवाओं का आकर्षण, ये 2 मुख्य चालक हैं इस पूरे ट्रेंड के पीछे। हाँ, मोटे तौर पे यही 2 कारण है। लेकिन ये फैसला लेना और फिर उसे लागू करना, ये सिर्फ मैनेजमेंट का निर्णय तो नहीं होगा। इसमें कानूनी दांव-पेच भी तो बहुत होंगे। ये पूरी प्रक्रिया चलती कैसे असल में? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई आसान काम नहीं है। ये एक जटिल कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसके लिए बाकायदा अक्टूबर 2023 में ईपीएफओ ने एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी की थी। एसओपी? अच्छा। हाँ, और बाद में अगस्त 2024 में एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया और समय समय पर सर्कुलर के जरिए इसे और स्पष्ट और सुधारा भी गया है। मतलब प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश जारी है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प कानूनी पहलू क्या है? हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इसका खास जिक्र था। हाँ, वो काफी रोचक है। देखिए, ईपीएफओ ने इस स्वैच्छिक समर्पण को, मतलब जब कंपनी खुद से बंद करना चाहती है, उसे ईपीएफ अधिनियम की धारा 17(4) के तहत फ्रेम किया है। धारा 17(4), इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि ये धारा पारंपरिक रूप से तब इस्तेमाल होती थी जब कोई कंपनी छूट की शर्तें तोड़ती थी और ईपीएफओ जबरदस्ती एक सजा के तौर पर उसकी छूट रद्द करता था। मतलब ये एक दंडात्मक धारा थी मूल रूप से। अरे, मतलब एक स्वैच्छिक काम के लिए दंडात्मक धारा का इस्तेमाल, ये तो काफी अजीब कानूनी पैंतरा लगता है। अजीब कह लीजिए या सोची समझी कानूनी रणनीति। ऐसा करने से पूरी प्रक्रिया को एक मजबूत कानूनी आधार मिल जाता है। अच्छा, कैसे? और इससे ईपीएफओ भविष्य की कानूनी चुनौतियों से खुद को बचाता है। ये पक्का करता है कि ईपीएफओ किसी ऐसे ट्रस्ट को अपनी जिम्मेदारी में न ले ले जिसकी माली हालत पहले से ही खराब हो या जिस पर कोई पुराना कर्ज या देनदारी बाकी हो। और पैसा ट्रांसफर करने का क्या? हाँ, जो फंड ट्रांसफर की मुख्य शर्त है कि सारा पैसा, जिसे पिछली जमा राशि या पास्ट एक्यूमुलेशंस कहते हैं, वो पूरा का पूरा ट्रांसफर करना होगा। वो अधिनियम की धारा 17(5) और ईपीएफ स्कीम के पैरा 28 से आती है। मतलब एक एक पैसा ईपीएफओ को देना होगा। और अगर कंपनी ये पीएफ ट्रांसफर करने में देरी कर दे तो? मान लीजिए 30 दिन की मोहलत है और वो चूक जाए तो फिर भारी जुर्माना लगता है। एक्ट की धारा 14(b) के तहत दंडात्मक हर्जाना यदि पीनल डैमेजेस लगते हैं। अच्छा खासा। हाँ, और साथ ही धारा 7(q) के तहत 12% सालाना की दर से ब्याज भी देना पड़ता है उस देरी की अवधि के लिए। तो कंपनियां ऐसे हल्के में नहीं ले सकती। टाइमलाइन बहुत सख्त है। ये सब सुनने में ही इतना जटिल लग रहा है। क्या हम इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल करके स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं? मतलब होता क्या है असल में जमीन पर? हाँ, कोशिश करते हैं। ये मूल रूप से एक 4 स्तरीय प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें कई सारे छोटे बड़े कदम हैं। ठीक है। तो पहला कदम क्या होता है? शुरुआत कैसे होती है? प्रक्रिया कंपनी के अंदर ही शुरू होती है। सबसे पहले उस निजी ट्रस्ट का जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है, हाँ, वो औपचारिक रूप से ये छूट समर्पण करने का एक प्रस्ताव पास करता है। अच्छा, पहले अंदरूनी सहमति। बिल्कुल। इसके बाद कंपनी को एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिसे फॉर्म SE1 कहते हैं। वैसे फॉर्म नंबर उतना जरूरी नहीं है।
इसमें लगभग 35 अलग अलग तरह की जानकारी देनी होती है। 35? क्या क्या पूछते हैं उसमें? अरे बहुत कुछ, ट्रस्ट का पूरा ब्यौरा, कुल कितना पैसा है, कॉर्पस कितने सदस्य हैं, आप ये समर्पण क्यों कर रहे हैं, पिछले 5 साल में आपने ईपीएफओ के मुकाबले कितना ब्याज दिया है, ऐसी कई सारी डिटेल्स। और ये एप्लीकेशन उस तारीख से कम 30 दिन पहले जमा करनी होती है जिस तारीख से कंपनी समर्पण प्रभावी करना चाहती है। बाप रे, काफी तैयारी चाहिए इसके लिए। और इसके साथ दस्तावेज कितने लगाने पड़ते होंगे, कुछ अंदाजा? यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। इस एप्लीकेशन के साथ करीब 21 अलग अलग तरह के दस्तावेज लगाने पड़ते हैं। 21? हाँ, इसीलिए हमारे एक स्रोत ने इसे जानबूझकर शुरू में ही भारी बोझ डालना, डेलिबरेटली फ्रंट लोडेड बर्डन कहा है। इसमें मुख्य दस्तावेज कौन से होते हैं? इसमें कंपनी और ट्रस्ट के बोर्ड का प्रस्ताव, पिछले 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट कंपनी और ट्रस्ट दोनों की, एक कानूनी वचनबद्धता अंडरटेकिंग कि अगर फंड में कोई कमी निकली तो कंपनी उसे अपनी जेब से पूरा करेगी, और सबसे जरूरी कर्मचारियों की सहमति का सबूत। कर्मचारियों की सहमति भी चाहिए? हाँ, उसका सबूत भी देना होता है। अब सोचिए, इतना सब इकट्ठा करना ही अपने आप में बड़ा काम है। बिल्कुल। और अगर इनमें से कुछ कम रह गया या मान लीजिए कोई दस्तावेज ठीक नहीं है तो ईपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस आरओ ज्यादा इंतजार नहीं करता। उनके पास अधिकार है कि वो सिर्फ 7 वर्किंग डेज के अंदर उस अधूरी एप्लीकेशन को वापस भेज दें। ओ, मतलब पहली बार में ही सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, ये कंपनियों को मजबूर करता है कि वे पहले कदम से ही बहुत सावधानी बरतें और सारी कागजी कार्रवाई एकदम दुरुस्त रखें। ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने ये मुश्किल पहला पड़ाव पार कर लिया, सारे 21 दस्तावेज और फॉर्म सही सलामत जमा कर दिए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है दूसरा चरण, वेरिफिकेशन, ऑडिट और हरी झंडी। क्षेत्रीय कार्यालय पहले तो एप्लीकेशन और सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच करता है। फिर वो एक अनिवार्य थर्ड पार्टी ऑडिट, टीपीए का आदेश देता है। थर्ड पार्टी ऑडिट मतलब कोई बाहरी ऑडिटर? हाँ, कोई स्वतंत्र ऑडिटर। और इस ऑडिट का खर्चा भी कंपनी को ही उठाना पड़ता है। ये ऑडिट ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति की एकदम निरपेक्ष जांच करता है। इस ऑडिट का सबसे जरूरी नतीजा क्या होता है? क्या देखता है वो ऑडिटर? ऑडिटर को यह पक्का करना होता है कि ट्रस्ट की जितनी देनदारियां हैं उतनी संपत्ति उसके पास है या नहीं, और उसे एक सर्टिफिकेट देना होता है जिसमें साफ साफ लिखा हो कि ट्रस्ट को ईपीएफओ को सौंपने से ईपीएफओ पर कोई वित्तीय बोझ नहीं आएगा। मतलब ईपीएफओ कोई घाटे वाला ट्रस्ट लेनेदार नहीं लेना चाहता। अच्छा, और अगर ऑडिट में पता चलता है कि संपत्ति कम है देनदारियों से, मतलब एसेट लायबिलिटी मिसमैच है, तो फिर वो वचनबद्धता काम आती है जो कंपनी ने दी थी। कंपनी को अपनी जेब से पैसा डालकर उस कमी को पूरा करना पड़ता है। समझ गया। और अगर ऑडिट रिपोर्ट ठीक आती है, कोई कमी नहीं मिलती, सब चंगा है, तब क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आरपीएफसी एक अहम दस्तावेज जारी करता है। इसे फॉर्म C5 कहते हैं। यह दस्तावेज एक तरह की प्रोविजनल मंजूरी है। प्रोविजनल मंजूरी? हाँ, ये कंपनी को एक तय समर्पण तिथि से ईपीएफओ के नियमों के तहत एक सामान्य कंपनी की तरह काम करने की इजाजत देता है। इससे कर्मचारियों की सर्विस में कोई ब्रेक नहीं आता, उनका पीएफ कटना जारी जाता है, बस अब वो ईपीएफओ के नियमों के तहत कटता है। अच्छा, ये चालाकी है, मतलब प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, ये एसओपी की एक खास बात है। ये समर्पण तिथि को अंतिम रद्दीकरण तिथि से अलग करती है ताकि काम चलता रहे। इस डीकपलिंग से कर्मचारियों को दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो प्रोविजनल मंजूरी मिल गई, कंपनी अब ईपीएफओ नियमों के तहत काम करने लगी। अब आता होगा सबसे बड़ा काम, पैसा और डेटा ट्रांसफर। ये तीसरा चरण हुआ। बिल्कुल सही। तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है, पैसे और डेटा का वास्तविक हस्तांतरण। वो जो प्रोविजनल मंजूरी वाला फॉर्म CA5 मिला था, उसके जारी होने के 30 दिनों के अंदर। सिर्फ 30 दिन? हाँ, सिर्फ 30 दिनों के अंदर कंपनी को पूरी पिछली जमा राशि, पास्ट एक्यूमुलेशंस PA, यानी ट्रस्ट में जमा कर्मचारियों और कंपनी का अब तक का सारा योगदान और उस पर कमाया गया पूरा ब्याज, सब कुछ ईपीएफओ को ट्रांसफर करना होता है। पूरा का पूरा एक साथ? हाँ, पूरा कॉर्पस। और सिर्फ पैसा नहीं, डेटा भी? हाँ, पैसे के साथ साथ एक और फॉर्म SE6 जमा करना होता है। इसमें हर एक कर्मचारी का यूएएन और उसके खाते में ट्रांसफर की जाने वाली सटीक रकम का पूरा ब्यौरा होता है, मतलब मेंबर वाइज ब्रेकअप। और इस डेटा की सटीकता की जिम्मेदारी किसकी? अगर इसमें गड़बड़ हुई तो? इसकी पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट के बोर्ड के चेयरमैन की होती है। अगर डेटा में गड़बड़ी हुई, यूएएन गलत हुआ या रकम गलत हुई, तो बाद में कर्मचारियों को अपना पैसा क्रेडिट करवाने में भारी दिक्कत आ सकती है, क्लेम अटक सकते हैं। ओह, ये तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। और अलग अलग तरह की संपत्ति जैसे कैश, सरकारी बॉन्ड या दूसरी सिक्योरिटीज, उन्हें ट्रांसफर करने के भी तय प्रोटोकॉल हैं। अच्छा, जैसे कैश है तो वो डिमांड ड्राफ्ट से या ईपीएफओ की ऑनलाइन VRDR सिस्टम से जमा होता है। सरकारी बॉन्ड या स्पेशल डिपॉजिट स्कीम SDS का पैसा सीधे SBI मुंबई में ईपीएफओ के मास्टर खाते में जाता है। अगर कोई और सिक्योरिटीज हैं तो उनके लिए आरओ और ईपीएफओ हेडक्वार्टर्स के इन्वेस्टमेंट डिवीजन के बीच तालमेल बैठाना पड़ता है। हर ट्रांजैक्शन का एक रेफरेंस नंबर मिलता है ताकि सब कुछ ट्रैक हो सके। ठीक है, मान लिया कि पैसा और डेटा सफलतापूर्वक ईपीएफओ के पास पहुंच गया 30 दिन के अंदर। अब क्या, प्रक्रिया खत्म? नहीं, अभी नहीं। अभी तो असली नौकरशाही बाकी है। अब आता है चौथा और अंतिम चरण, मंजूरी का पदानुक्रम और अंतिम कानूनी मोहर। अरे बाप रे, पैसा देने के बाद भी? हाँ जी,
पैसा और डेटा ट्रांसफर होने के बाद ये पूरा मामला ईपीएफओ के अंदर एक 4 स्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया 4 टियर अप्रूवल प्रोसेस से गुजरता है। 4 स्तर ईपीएफओ के अंदर, ये कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले क्षेत्रीय कार्यालय आरओ एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार करता है फॉर्म SE2 में। फिर ये जाता है जोनल ऑफिस जो में। अच्छा, जो इसकी समीक्षा करता है, फैक्ट्स चेक करता है और अपनी सिफारिशें मुख्यालय हेड ऑफिस HO भेजता है फॉर्म CE3 में। इसमें आमतौर पर 30 दिन लग सकते हैं। फिर मुख्यालय में एक खास समिति है, एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स कमेटी EEC, वो इस मामले को देखती है। और फिर सबसे ऊपर है ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, CBT, यानी ईपीएफओ का टॉप मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल, वो अंतिम नीतिगत मंजूरी देता है, पॉलिसी रैटिफिकेशन जिसे कहते हैं। और जब CBT की मंजूरी मिल जाती है तब भी काम खत्म नहीं होता। CBT की मंजूरी के बाद मुख्यालय उपयुक्त सरकार, जो केंद्र या राज्य सरकार हो सकती है, निर्भर करता है कंपनी पर, सिफारिश भेजता है कि अब इस कंपनी की छूट को रद्द करने की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाए। इसमें भी करीब 15 दिन लग सकते हैं। और फिर सरकार अधिसूचना जारी करती है। हाँ, लेकिन यहीं पर अक्सर सबसे ज्यादा देर होती है। उपयुक्त सरकार द्वारा वो अंतिम अधिसूचना कैंसिलेशन नोटिफिकेशन जारी करने में कई बार महीनों लग जाते हैं, और यही वो तारीख होती है जिसे असल में रद्दीकरण तिथि कहते हैं। ओह, मतलब प्रोविजनल अप्रूवल और फाइनल कैंसिलेशन में महीनों का गैप हो सकता है। बिल्कुल, और यही वो पीरियड है जो कर्मचारियों के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अच्छा, तो सरकार की अधिसूचना के बाद क्या, अब तो खत्म? बस एक आखिरी काम। सबसे आखिर में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त RPFC सरकारी गजट में एक अधिसूचना प्रकाशित करवाता है। इसमें यह ऐलान होता है कि ट्रस्ट का फंड कानूनी तौर पर अब CBT को सौंप दिया गया है और ट्रस्ट के सदस्य अब आधिकारिक रूप से EPFO के सदस्य बन गए हैं। तब जाकर ये पूरी लंबी, थका देने वाली प्रक्रिया कानूनी तौर पर समाप्त होती है। हे भगवान, वाकई ये तो काफी लंबी और परत दर परत प्रक्रिया है। सुनने में ही चक्कर आ गए। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस पूरे बदलाव का आखिर कर्मचारियों पर क्या असर पड़ता है? क्या ये उनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो इसमें फायदे भी हैं और कुछ चिंताएं या कह लें संभावित कमियां भी हैं। अच्छा, पहले फायदों की बात करें। सबसे बड़ा फायदा तो है सेवा और पारदर्शिता में। देखिए, निजी ट्रस्ट में क्या होता था, कर्मचारियों का संपर्क ज्यादातर कंपनी के HR या ट्रस्ट विभाग तक ही सीमित रहता था। हाँ, अंदर ही अंदर। और EPFO पोर्टल पर अपनी पासबुक देखना या ऑनलाइन क्लेम करना, भले UAN हो, अक्सर या तो मुमकिन नहीं था या बहुत मुश्किल था। सही कहा। अब क्या बदलता है? अब EPFO में आने के बाद उन्हें यूनिफाइड पोर्टल और M-सेवा ऐप का पूरा एक्सेस मिल जाता है। वो रियल टाइम में अपना बैलेंस देख सकते हैं, डिटेल्ड पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं, ज्यादातर क्लेम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बहुत बढ़ जाती है और वो खुद अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता बढ़ती है। हाँ, ये तो वाकई बड़ा फायदा है, कंट्रोल अपने हाथ में आ जाता है। लेकिन क्या कोई संभावित नुकसान या कमी भी है जिसकी आप बात कर रहे थे? एक संभावित कमी है निकासी के लचीलेपन में, फ्लेक्सिबिलिटी इन विड्रॉल्स। वो कैसे? देखिए, कई निजी ट्रस्ट नियमों के दायरे में रहते हुए भी कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने, जैसे शादी, बीमारी, घर बनाने के लिए आंशिक निकासी या PF पर लोन लेने के लिए ज्यादा लचीले नियम और तेज प्रक्रिया अपनाते थे। मतलब काम जल्दी हो जाता था। अच्छा, EPFO के नियम ज्यादा मानकीकृत हैं, स्टैंडर्डाइज्ड और सख्त हैं। वहां पैसा निकालना उतना आसान या तेज नहीं हो सकता जितना शायद पहले निजी ट्रस्ट में था। ये एक बड़ा बदलाव है जिसके बारे में कंपनियों को अपने कर्मचारियों को साफ साफ बताना चाहिए ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो। ये जरूरी पॉइंट है। और ब्याज दर के मामले में क्या? निजी ट्रस्ट शायद ज्यादा रिटर्न दे सकते थे, ऐसा सुना है। हाँ, ये संभव था। देखिए, निजी ट्रस्ट ज्यादा आक्रामक तरीके से या विविध जगहों पर निवेश कर सकते थे, तो सैद्धांतिक रूप से वो ज्यादा रिटर्न कमा सकते थे। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच था। अगर निवेश गलत पड़ गया, बाजार गिर गया, तो कर्मचारियों की बचत पर सीधा असर पड़ता था। रिस्क ज्यादा था। और NSL EPFO में? EPFO हर साल एक निश्चित, सुरक्षित और सरकार द्वारा समर्थित ब्याज दर देता है। इसमें उतार चढ़ाव कम होता है। ये कम जोखिम भरा, भरोसेमंद रिटर्न है। तो यहाँ एक ट्रेड ऑफ है, ज्यादा संभावित लेकिन जोखिम भरे रिटर्न बनाम सुरक्षित स्थिर वृद्धि। ज्यादातर लोग शायद सुरक्षा पसंद करेंगे। बिल्कुल, सुरक्षा बहुत अहम है, खासकर रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए। और इसी से जुड़ा अगला पॉइंट, फंड की सुरक्षा। हाँ, ये शायद कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा फायदा है। देखिए, निजी ट्रस्ट की सुरक्षा किस पर निर्भर करती थी? कंपनी कितनी अच्छी चल रही है, उसका मैनेजमेंट कितना ईमानदार है, उस पर। हाँ। अगर खुदा ना खास्ता कंपनी दिवालिया हो जाए या कोई बड़ी धोखाधड़ी हो जाए तो कर्मचारियों का सालों का जमा PF का पैसा डूब सकता था। ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। ओह, ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल, लेकिन EPFO में जमा पैसे पर संप्रभु गारंटी होती है, सॉवरन गारंटी, मतलब सरकार की गारंटी। कंपनी का कुछ भी हो जाए, कर्मचारियों का PF का पैसा सुरक्षित रहता है। ये बहुत बड़ी मानसिक शांति देता है। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन आपने पहले एक लिम्बो पीरियड का जिक्र किया था,
वो क्या था और वो कर्मचारियों को कैसे प्रभावित करता है? हाँ, ये एक गंभीर मुद्दा है और अक्सर शिकायतों का कारण बनता है। जैसा हमने प्रक्रिया में देखा, कंपनी को प्रोविजनल मंजूरी मिलने और सरकार द्वारा अंतिम रद्दीकरण अधिसूचना कैंसिलेशन डेट जारी होने के बीच काफी लंबा फासला हो सकता है। कितना लंबा? अक्सर 6 से 9 महीने या उससे भी ज्यादा का समय लग जाता है। बाप रे, 6-9 महीने? हाँ, इस बीच के समय को लिम्बो पीरियड कहा जा रहा है। लिम्बो मतलब अनिश्चितता की स्थिति। इसमें दिक्कत क्या आती है कर्मचारियों को? दिक्कत यह है कि इस दौरान भले ही पैसा तकनीकी रूप से ईपीएफओ को ट्रांसफर हो चुका हो, कर्मचारियों को अपनी पुरानी जमा राशि पास्ट एक्यूमुलेशन से पैसा निकालने या लोन लेने में भारी दिक्कत आ सकती है, या कई बार ये पूरी तरह बंदी हो जाता है। सिस्टम में वो पैसा भी पूरी तरह सेटल नहीं हुआ होता। मतलब जरूरत पड़ने पर भी अपना पैसा नहीं निकाल सकते? हाँ, ऐसी स्थिति आ सकती है। ये कर्मचारियों के लिए काफी चिंता और परेशानी का सबब बन सकता है। मान लीजिए किसी को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो फंस सकता है। बिल्कुल, इसीलिए कंपनियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वे इस लिम्बो पीरियड के बारे में पहले से ही कर्मचारियों को स्पष्ट जानकारी दें और लगातार संवाद बनाए रखें कि स्थिति क्या है, कब तक मामला सुलझने की उम्मीद है। ये वाकई एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई पेच हैं। अगर हम कंपनियों के नजरिए से देखें तो उनके लिए इसमें मुख्य जोखिम क्या है? क्या वे कहीं फंस सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में? हाँ, कंपनियों के लिए भी कई जोखिम हैं। पहला तो वही वित्तीय जोखिम, जैसा हमने ऑडिट के समय बात की थी। अगर संपत्ति देनदारियों से कम निकली, एसेट लायबिलिटी मिसमैच, तो कंपनी को अचानक अपनी जेब से पैसा भरना पड़ सकता है। ये एक बड़ा हिट हो सकता है। हाँ, और दूसरा, डेटा का जोखिम। अगर कर्मचारियों का डेटा, खासकर यूएएन या केवाईसी डिटेल्स गलत या अधूरी दी गई तो उनका पैसा सही खाते में क्रेडिट होने में देरी होगी। इससे कर्मचारी शिकायतें बढ़ेंगी, कंपनी की इमेज खराब होगी। सही है। तीसरा, प्रक्रियात्मक जोखिम। कंपनियां अक्सर इस काम में लगने वाले समय, मेहनत और कागजी कार्रवाई के बोझ को कम आंक लेती हैं। ये एक फुल टाइम प्रोजेक्ट बन जाता है कई महीनों के लिए। और कानूनी जोखिम? हाँ, चौथा है कानूनी जोखिम। अगर ट्रस्ट से जुड़े कोई पुराने कानूनी मामले चल रहे हैं या अनुपालन कंप्लायंस में कोई पुरानी कमियां हैं तो वे बाद में भी सिर उठा सकती हैं। हालांकि एसओपी ये कहती है कि पहले पैसे को सुरक्षित करो, बाकी चीजें साथ साथ निपटाई जा सकती हैं। इसे वो सिक्योर द कॉर्पस फर्स्ट रणनीति कहते हैं, लेकिन फिर भी पुराने मुद्दे बाद में दिक्कत दे सकते हैं। तो इन सब जोखिमों से बचने के लिए कंपनियां क्या कर सकती हैं? कुछ सुझाव या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमारे श्रोतों में बताई गई हों? बिल्कुल, कुछ चीजें हैं जो कंपनियां ध्यान में रख सकती हैं। सबसे पहले तो प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले ही अपनी तैयारी पक्की करें। कैसी तैयारी? अंदरूनी तौर पर एक प्री ऑडिट करें। खुद ही देख लें कि हिसाब किताब कहाँ है, कोई कमी तो नहीं। सबसे जरूरी, कर्मचारियों के डेटा को साफ सुथरा करें। सबके यूएएन एक्टिवेट करवाएं, केवाईसी अपडेट करवाएं। ये बाद में बहुत सिरदर्द बचाएगा। हाँ, डेटा क्लीनिंग बहुत जरूरी है। और दूसरा, इसे एक हल्के फुल्के काम की तरह ना लें। इसे एक औपचारिक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करें। एक समर्पित टीम या प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त करें जो सिर्फ इसी काम पर फोकस करे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों के साथ लगातार खुला और ईमानदारी से संवाद करें। उन्हें बताएं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका उन पर क्या असर पड़ेगा। खासकर लिम्बो पीरियड और निकासी नियमों में बदलाव के बारे में उन्हें पहले से आगाह कर दें। ट्रांसपेरेंसी इसकी। बिल्कुल, इससे भरोसा बना रहता है। और चौथा, ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ लड़ने के बजाय सहयोग का रवैया अपनाएं। वो प्रक्रिया में आपके पार्टनर हैं, उनसे मार्गदर्शन लें, उनके सवालों का तुरंत और सही जवाब दें। इससे प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने में मदद मिलती है। ये तो कंपनियों के लिए कुछ अच्छे सुझाव हैं। वैसे ये सब सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि ईपीएफओ खुद भी इस प्रक्रिया को आसान बनाने और इसे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने में लगा है। जैसे आपने ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च का जिक्र किया, बार बार स्पष्टीकरण जारी करना। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं, ये साफ दिख रहा है। पहले एसओपी जारी करना, फिर अगस्त 2024 में ऑनलाइन पोर्टल लाना और उसके बाद भी लगातार सर्कुलर के जरिए मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करना। जैसे ये सब दिखाता है कि ईपीएफओ सक्रिय रूप से इन निजी फंड्स को वापस अपने दायरे में लाने के लिए गंभीर है और प्रक्रिया को स्मूथ बनाना चाहता है। तो क्या ये ईपीएफओ की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? मतलब वो क्यों चाहता है कि ये ट्रस्ट बंद हो? हाँ, ऐसा लगता तो है। ऐसा लगता है कि ईपीएफओ अब सिर्फ एक रेगुलेटर की भूमिका से आगे बढ़कर एक प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाता, कंपैरेटिव सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर खुद को साबित कर रहा है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी और फंड उसके सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम में आएं। इससे शायद मैनेजमेंट आसान होता है, पारदर्शिता बढ़ती है और स्किल का फायदा मिलता है। और सरकार का क्या रुख है इस पर? श्रम मंत्रालय कुछ कर रहा है? हाँ, हमारे स्रोतों में मई 2025 की एक रिपोर्ट का जिक्र है जिससे पता चलता है कि श्रम मंत्रालय भी इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा है। उनका मकसद भी यही है कि इसे कंपनियों के लिए और तेज कैसे बनाया जाए और साथ ही कर्मचारियों के हितों की, खासकर उस मुश्किल लिम्बो पीरियड के दौरान बेहतर सुरक्षा कैसे की जाए। तो कोशिशें जारी हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि ईपीएफ छूट का समर्पण एक बेहद पेचीदा, कई चरणों वाली प्रक्रिया है। इसमें कोई शक नहीं। कंपनियों के लिए ये काफी प्रशासनिक और कभी-कभी वित्तीय बोझ भी डालती है। हाँ, ये सच है। लेकिन साथ ही ये उनके लिए जोखिम कम करने, चाहे वो वित्तीय हो या कानूनी, और ईपीएफओ की बेहतर होती डिजिटल सेवाओं का फायदा उठाने का एक सोचा समझा रणनीतिक कदम भी नजर आता है। बिल्कुल। और कर्मचारियों के लिए देखें तो ये ज्यादा सुरक्षा और पारदर्शिता लाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, उन्हें निकासी के नियमों में कुछ लचीला
लचीलापन खोना पड़ सकता है और एक मुश्किल संक्रमण काल, वो जो लिम्बो पीरियड है, उसे गुजरना पड़ सकता है। सही। और ये पूरी प्रक्रिया, जैसा हमने बात की, ईपीएफओ की उस सोच को दर्शाती है जिसे सिक्योर द कॉर्पस फर्स्ट कहा गया है। यानी पहली प्राथमिकता कर्मचारियों की जमा पूंजी की सुरक्षा है, भले ही प्रक्रिया थोड़ी धीमी और नौकरशाही वाली क्यों ना लगे। हाँ, ये बात तो साफ है। ऑनलाइन पोर्टल और जो समीक्षाएं चल रही हैं, उनसे ये उम्मीद जरूर जगती है कि भविष्य में ये प्रक्रिया शायद थोड़ी और सुगम और तेज हो जाए। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि अभी बात हुई, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ दोनों इस प्रक्रिया को और तेज और आसान बनाने पर काम कर रहे हैं। हाँ। तो सोचिए, अगर वे इसमें कामयाब हो जाते हैं, अगर वो लिम्बो पीरियड वाकई बहुत छोटा हो जाता है और ये पूरी समर्पण की प्रक्रिया काफी हद तक आसान और तेज बन जाती है, तो क्या फिर भविष्य में किसी कंपनी के लिए अपना निजी छूट प्राप्त ईपीएफ ट्रस्ट बनाए रखने का कोई मतलब रह जाएगा? दिलचस्प सवाल है। कहीं ये प्राइवेट ट्रस्ट वाला मॉडल बस एक पुराना, ज्यादा जोखिम भरा और झंझट वाला सिस्टम तो नहीं बन जाएगा, जिसे सिर्फ गिनी चुनी बहुत ही शानदार ढंग से प्रबंधित कंपनियां ही शायद चला पाएंगी, बाकी सब ईपीएफओ में ही जाना पसंद करेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद भविष्य में हम इसी दिशा में बढ़ते हुए देखें। ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है भारत के पेंशन लैंडस्केप में। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम कॉरपोरेट जगत में कह सकते हैं एक बड़ी रणनीतिक बदलाव पर बात कर रहे हैं। आजकल कई बड़ी जानी मानी कंपनियां स्वेच्छा से अपनी कर्मचारी भविष्य निधि मतलब ईपीएफ की जो छूट या एग्जेम्पशन मिलती है उसे छोड़ रहे हैं। वो अपने प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट बंद करके सारा काम और पैसा वापस सेंट्रलाइज्ड ईपीएफओ को यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सौंप रही हैं। हाँ बिल्कुल। और ये एक आध कंपनी का मामला नहीं है, जैसा आपने कहा। ये एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक मूव लग रहा है। पिछले 2 सालों में ही देखें तो जुलाई 2024 तक करीब 27 कंपनियां ये प्रोसेस पूरा कर चुकी हैं और इससे मतलब लगभग 1688 करोड़ का फंड और कोई 30,000 कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में वापस आए हैं। और ये ट्रेंड रुका नहीं है। वित्त वर्ष 23-24 में 19 और 24-25 में तो 33 और संस्थानों ने अपनी छूट छोड़ी है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को संभालने के लिए ईपीएफओ ने अक्टूबर 2023 में एक डिटेल्ड मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की थी। आज हमारी बहस का फोकस यही एसओपी है। तो सवाल यह है कि क्या ये एसओपी, जो काफी सख्त है, शायद कुछ हद तक सजा देने वाली लगती है और यकीनन प्रशासनिक तौर पर बहुत भारी है, क्या ये कर्मचारियों के करोड़ों रुपए के फंड की सुरक्षा के लिए एक जरूरी और सही कवच का काम करती है? मतलब क्या ये सरकारी फंड की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए वाकई जरूरी है? या फिर इसका दूसरा पहलू देखें, क्या इसका ये जो बेहिसाब बोझ है, इसमें जो प्रक्रियाएं हैं और जो फाइनेंशियल रिस्क कंपनी पर डाला जा रहा है, क्या ये सब मिलकर कंपनियों के लिए इतनी बड़ी रुकावट बन जाता है कि ये असल में उस रणनीतिक इरादे के ही खिलाफ काम कर रहा है जिसका मकसद शायद कंपनियों को आसानी से ईपीएफओ में वापस लाना था? कहीं ये प्रक्रिया को आसान बनाने के बजाय और मुश्किल तो नहीं बना रहा? देखिए, मेरा पक्ष तो बिल्कुल साफ है। मेरा मानना है कि एसओपी की ये जो सख्ती है, ये ना सिर्फ जरूरी है बल्कि कर्मचारियों के जीवन भर की बचत की सुरक्षा और साथ ही कॉर्पोरेट जवाबदेही तय करने के लिहाज से पूरी तरह से उचित भी है। और मेरा तर्क इसके ठीक उलट है। मैं कहूंगा कि ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा बोझिल है, इतनी जटिल है कि ये कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बाधा है और इसे आसान बनाने की, स्ट्रीमलाइन करने की सख्त जरूरत है। देखिए, मेरी स्थिति बिल्कुल साफ है। प्रक्रिया की सख्ती इसलिए जरूरी और जायज है क्योंकि यहाँ बात लाखों कर्मचारियों की जीवन भर की कमाई की है, उनका जो मल्टी करोड़ कॉर्पस है उसकी सुरक्षा की है। और साथ ही ये भी जरूरी है कि ईपीएफओ को किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से बचाया जाए। अक्सर कंपनियां ये छूट छोड़ती ही इसीलिए हैं क्योंकि उनका जो प्राइवेट ट्रस्ट है वो या तो ईपीएफओ जो ब्याज दर घोषित करता है वो दे नहीं पाता, या फिर वो जो प्रत्यायी जोखिम है मतलब फंड मैनेजमेंट का जो फिड्यूशरी रिस्क है उसे संभाल नहीं पाते। तो एसओपी ये पता करती है कि पैसा ट्रांसफर होने से पहले पुराने सारे घाटे अगर कोई हैं तो उन्हें पहले भरा जाए, उनका इंतजाम किया जाए। ईपीएफओ किसी और की देनदारी का बोझ नहीं उठा सकता, सीधी सी बात है। इसके लिए जो इतने सारे दस्तावेज मांगे जाते हैं, जरा सोचिए, फॉर्म C1 के साथ 21 और दस्तावेज जिसमें सिर्फ ट्रस्ट ही नहीं बल्कि मेन कंपनी की भी पिछले 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट शामिल है। और साथ ही कंपनी के खर्चे पर एक अनिवार्य थर्ड पार्टी ऑडिट टीपीए करवाना, ये सब पूरी पारदर्शिता और कंपनी की वित्तीय सेहत का एक पुख्ता सबूत मांगते हैं। उस टीपीए को ये लिख के देना होता है कि इस ट्रांसफर से ईपीएफओ पर कोई देनदारी नहीं आएगी।
और इसके अलावा कंपनी से ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी वचन लेना। हाँ, वो अंडरटेकिंग वाली बात। हाँ बिल्कुल, वो अंडरटेकिंग कि अगर कोई भी वित्तीय कमी या नुकसान सामने आता है तो वे उसे अपने खर्चे पर पूरा करेंगे। ये भी ईपीएफओ को सुरक्षित रखने के लिए बेहद अहम है। और हाँ, एक और बात, इस स्वैच्छिक समर्पण की प्रक्रिया को ईपीएफ एक्ट की धारा 17(4) के तहत लाना, जो पारंपरिक रूप से देखा जाए तो नियमों का उल्लंघन करने पर सजा के तौर पर इस्तेमाल होती थी। ये इस पूरी प्रक्रिया को वो जरूरी कानूनी गंभीरता देता है। इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि कंपनियां सिर्फ नियमों की जांच से बचने के लिए अपनी छूट न छोड़ रही हों। साथ ही जो पिछली जमा राशि है, पास्ट एक्यूमुलेशंस या पीए जिसे कहते हैं, उसे ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म SE5 जारी होने के बाद जो सख्त 30 दिन की समय सीमा दी गई है और देरी होने पर जो कड़े जुर्माने हैं, धारा 14B के तहत हर्जाना और धारा 7Q के तहत 12% सालाना साधारण ब्याज, ये सब ये पक्का करते हैं कि कर्मचारियों का पैसा बिना किसी फालतू की देरी के सुरक्षित रूप से ट्रांसफर हो जाए। आखिर में मेंबर डेटा की जो सटीकता है, खासकर फॉर्म SE6 में जिसमें हर मेंबर के पीए का ब्यौरा होता है, वो सबसे जरूरी है। ट्रस्टी बोर्ड के चेयरमैन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी और यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और केवाईसी के नियमों के पालन पर जोर ये सुनिश्चित करता है कि पैसा सही ढंग से और सुरक्षित रूप से हर कर्मचारी के खाते में जाए। ये सब मिलकर मेरे हिसाब से कर्मचारी की सुरक्षा और फंड की अखंडता के लिए एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। मेरा मुख्य तर्क यह है कि एसओपी का ये जो हद से ज्यादा प्रक्रियात्मक बोझ है, शुरुआत में ही इतनी भारी भरकम जरूरतें लाद दी गई हैं, नियमों का जो रवैया है वो थोड़ा दंडात्मक लगता है और जोखिम का पूरा ट्रांसफर कंपनी पर कर दिया गया है। ये सब मिलकर कंपनियों के लिए बहुत बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कतें खड़ी करता है और ये असल में उस बड़े लक्ष्य में ही रुकावट डाल सकता है जिसका मकसद शायद ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को ईपीएफओ के तहत लाना था। जरा सोचिए तो, प्रक्रिया शुरू करने के लिए ही 21 अनिवार्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ एक डिटेल्ड फॉर्म SE1 जमा करना, जिसमें सिर्फ पीएफ ट्रस्टी नहीं, आपकी मेन कंपनी की भी पिछले 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट शामिल हो। ये जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं तो और क्या है। अरे ये तो लगभग ऐसा है जैसे आप किसी बड़ी कंपनी का अधिग्रहण कर रहे हो, उस लेवल की ड्यू डिलिजेंस मांग रहे हैं। और फिर आप स्वेच्छा से छूट छोड़ रहे हैं और उसके लिए धारा 17(4) का इस्तेमाल। ये धारा तो पारंपरिक रूप से तब लगती है जब कोई नियम तोड़ता है। ये एक पेनल्टी वाला प्रोविजन है। इसे एक वॉलंटरी प्रोसेस पर लागू करना, ये एक तरह से अविश्वास का संकेत देता है। ये कोई पार्टनरशिप वाला रवैया नहीं लगता। अनिवार्य टीपीए यानी थर्ड पार्टी ऑडिट का पूरा खर्चा कंपनी पर डालना, जो अक्सर, जैसा मैंने कहा, एक अचानक आई फोरेंसिक ऑडिट जैसा बन जाता है जिसकी कॉस्ट का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और फिर ऑडिट में अगर कोई घाटा निकल आए तो उसे भरने के लिए तुरंत पैसा अरेंज करने की जरूरत, यह कंपनियों पर एक अनुचित फाइनेंशियल बर्डन डालता है। अब बात करते हैं उस 30 दिन की समय सीमा की। पीए यानी पिछली जमा राशि का पूरा फंड ट्रांसफर करना और हजारों कर्मचारियों के लिए जिनके सालों शायद दशकों के हिस्टोरिकल डेटा हो सकते हैं, उनका मेंबर वाइज सटीक डेटा फॉर्म SE6 में तैयार करके जमा करना, यह सब सिर्फ 30 दिनों में। कई बड़ी कंपनियों के लिए यह व्यवहारिक रूप से नामुमकिन है। फिर जिन सदस्यों का यूएएन नहीं बना है उनसे जुड़ी अपनी दिक्कतें हैं। और फॉर्म C6 की सटीकता के लिए ट्रस्टी बोर्ड के चेयरमैन पर पर्सनल जिम्मेदारी डालना, यह सब जरूरत से ज्यादा प्रेशर बनाता है। अगर डेटा में कोई गलती हो गई तो इसमें देरी हो सकती है और फिर कर्मचारियों की गंभीर शिकायतें आ सकती हैं। और हाँ, आपने फॉर्म C5 की बात की कि यह प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। ठीक है, मान लिया कि इससे चालू महीने के कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में जमा होने लगते हैं, लेकिन जो फाइनल लीगल कैंसिलेशन है यानी सरकारी अधिसूचना जारी होने में, उसमें अक्सर 6 से 9 महीने या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। इस बीच की जो लिम्बो अवधि है उसमें कर्मचारी अपनी पिछली जमा राशि यानी पीए तक पहुंच ही नहीं पाते। इससे उनमें चिंता और हताशा पैदा होती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। संक्षेप में कहूं तो यह पूरी प्रक्रिया इतनी ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है कि कंपनियों को इसे महज एक एचआर का काम नहीं समझना पड़ता, बल्कि एक बड़ी फॉर्मल कॉर्पोरेट परियोजना की तरह इसे हैंडल करना पड़ता है, जिसमें फाइनेंस, एचआर, लीगल, कंप्लायंस सभी डिपार्टमेंट्स को लगना पड़ता है। लेकिन आप इसे अनुपातहीन या जरूरत से ज्यादा कह रही हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब करोड़ों बल्कि अरबों रुपए के कर्मचारी फंड का सवाल हो, जिसका मैनेजमेंट अब तक एक प्राइवेट ट्रस्ट कर रहा था, तो क्या गहन जांच पड़ताल मतलब ड्यू डिलिजेंस अनुपातहीन है? क्या यह सुनिश्चित करना जरूरी नहीं कि सारा हिसाब किताब बिल्कुल ठीक हो? और जहां तक थर्ड पार्टी ऑडिट टीपीए का बोझ एम्प्लॉयर पर डालने की बात है, ये बिल्कुल तर्कसंगत है। आखिर ये उन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे प्राइवेट ट्रस्ट की फाइनेंशियल हेल्थ का वेरिफिकेशन है। ईपीएफओ इस जांच का खर्च क्यों उठाए? ये तो ट्रस्ट चलाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि सब कुछ सही है। आपका तर्क सुनने में तो सही लगता है, पर मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से रखूंगा। ये टीपीए सिर्फ एक रूटीन ऑडिट नहीं है। जैसा मैंने कहा, यह अक्सर एक फोरेंसिक जांच जैसा होता है जिसकी कॉस्ट अप्रत्याशित रूप से काफी ज्यादा हो सकती है, शायद लाखों में।
ये खासकर जो मध्यम आकार की कंपनियां हैं उनके लिए एक बड़ी फाइनेंशियल बाधा बन सकती है। और ये जांच सिर्फ ट्रस्ट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मुख्य कंपनी की वित्तीय स्थिति की भी पड़ताल करती है। जब कोई कंपनी स्वेच्छा से अपनी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंप रही है, तो इतनी गहरी दखलंदाजी क्या वाकई जरूरी है? और वो 30 दिन की समय सीमा, क्या ये सच में हासिल करने लायक लक्ष्य है, खासकर उन बड़ी कंपनियों के लिए जिनके हजारों सदस्य हैं, जिनका पैसा अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स में लगा है और जिनका डेटा कई सालों का हो सकता है। कि अर्जेंसी पैदा करती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये कर्मचारियों की जीवन भर की बचत है। हर दिन की देरी का मतलब है उनके पैसे पर संभावित जोखिम का बढ़ना। धारा 14B और 7Q के तहत जो भारी दंड का प्रावधान है, वो ये सुनिश्चित करता है कि कंपनियां इस समय सीमा को हल्के में न लें। इसका मकसद यही है कि कर्मचारियों का पैसा जल्द से जल्द ईपीएफओ की सुरक्षित छत्रछाया में आ जाए। ये कठोर कदम लग सकता है, लेकिन मेरे विचार में कर्मचारियों के हित में जरूरी है। कंपनियों के लिए, खासकर जिनके पास विभिन्न प्रकार की संपत्तियां हैं, जैसे सरकारी सिक्योरिटीज, स्पेशल डिपॉजिट स्कीम, एसडीएस फंड्स, उन्हें सिर्फ 30 दिनों में पूरी तरह से लिक्विडेट करना और फिर हजारों सदस्यों का बिल्कुल सटीक मेंबर वाइज डेटा फॉर्म SE6 तैयार करना, जिसमें सालों का हिसाब हो, यह लगभग असंभव काम है। आप नेक इरादे से समय सीमा तय कर सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकल ही ना हो तो वो सिर्फ एक बाधा बनकर रह जाती है। और धारा 17(4) का इस्तेमाल, क्या यह सच में जरूरी था? जैसा मैंने पहले कहा, यह मूल रूप से एक दंडात्मक प्रावधान है जिसे एक स्वैच्छिक प्रक्रिया पर लागू किया जा रहा है। क्या यह सहयोग और विश्वास बनाने की जगह एक टकराव और संदेह का माहौल नहीं बनाता? ऐसा लगता है मानो ईपीएफओ पहले से ही मानकर चल रहा हो कि कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही होगी। धारा 17(4) का इस्तेमाल एक सोचा समझा कानूनी कदम है। देखिए, इसका उद्देश्य स्वैच्छिक समर्पण को वही कानूनी मजबूती और इररिवर्सिबिलिटी देना है जो एक अनिवार्य रद्दीकरण, यानी जब ईपीएफओ खुद किसी ट्रस्ट की छूट रद्द करता है तब मिलती है। ये सुनिश्चित करता है कि एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ये कानूनी रूप से ठोस हो और इसे बाद में किसी भी आधार पर चुनौती ना दी जा सके। ये ईपीएफओ और कर्मचारियों दोनों के लिए जोखिम कम करता है। जहां तक फॉर्म SA5 की बात है, जिसके जरिए ऑपरेशनल ट्रांसफर होता है, ये वास्तव में प्रक्रिया में एक तरह की दक्षता लाता है। ये ऑपरेशनल ट्रांसफर यानी चालू योगदान शुरू करना और अंतिम कानूनी रद्दीकरण को अलग करके एक व्यवहारिक समाधान देता है। इससे कंपनियां तुरंत अपने मासिक योगदान ईपीएफओ को भेजना शुरू कर सकती हैं, जिससे कर्मचारियों की सेवा में कोई रुकावट नहीं आती। जबकि PANI यानी पिछली जमा राशि के ट्रांसफर और ऑडिट जैसी ज्यादा जटिल प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। इसे आप पहले फंड सुरक्षित करो की रणनीति कह सकती हैं। लेकिन FORM C5 की यही तथाकथित दक्षता उस लंबी लिम्बो अवधि को जन्म देती है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। हाँ, यह सच है कि चालू महीने के योगदान ईपीएफओ में जाने लगते हैं, लेकिन कर्मचारी अपनी सालों की जमा पूंजी यानी PA तक महीनों तक नहीं पहुंच पाते जब तक कि अंतिम कानूनी रद्दीकरण की सरकारी अधिसूचना जारी नहीं हो जाती। और यह अवधि 6 महीने, 9 महीने या उससे भी ज्यादा खिंच सकती है। जरा सोचिए उस कर्मचारी के बारे में जिसे इस दौरान पैसे की जरूरत पड़ जाए। यही वो मुद्दा था जिसके कारण मई 2025 में श्रम मंत्रालय को इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा शुरू करनी पड़ी। ये कर्मचारियों के लिए एक वास्तविक और बड़ी समस्या है। सुरक्षा जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन फंड तक पहुंच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, खासकर जरूरत के समय। देखिए, सुरक्षा और पहुंच के बीच संतुलन साधना हमेशा एक नाजुक काम होता है। एसओपी स्पष्ट रूप से सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, जो सेवानिवृत्ति बचत जैसी संवेदनशील चीज के संदर्भ में मेरे विचार में उचित भी है। ईपीएफओ ये सुनिश्चित करना चाहता है कि पैसा पूरी तरह सुरक्षित हो जाए, भले ही पहुंच में कुछ अस्थायी असुविधा हो। हाँ, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और उस दिशा में कदम उठाए भी गए हैं, जैसे कि अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया ऑनलाइन पोर्टल। ये कम से कम आवेदन प्रक्रिया को तो कुछ हद तक सुव्यवस्थित करता है, कागजी कार्रवाई कम होती है। ऑनलाइन पोर्टल लाना बेशक एक स्वागत योग्य कदम है, इससे इनकार नहीं, लेकिन सवाल यह है कि यह प्रक्रिया के मूल बोझ को कितना कम करता है। क्या इससे उन 21 दस्तावेजों की जरूरत खत्म हो गई? नहीं। क्या टीपीए की अनिवार्यता हट गई? नहीं। क्या 30 दिन की समय सीमा बदल गई? नहीं। तो असल में यह काफी हद तक एक सतही सुधार लगता है जो प्रक्रिया की बुनियादी ढांचागत जटिलताओं को संबोधित नहीं करता। असली दिक्कतें तो जस की तस बनी हुई हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पुरानी धीमी गाड़ी पर नया पेंट कर दिया हो। मैं फिर कहूंगी, मैं मानती हूं कि ये एक कठोर प्रक्रिया है, लेकिन सिक्योर द कॉर्पस फर्स्ट यानी पहले फंड सुरक्षित करो वाली रणनीति ईपीएफओ के नजरिए से देखें तो समझदारी भरी है। ये सुनिश्चित करती है कि मुख्य संपत्ति यानी कर्मचारियों का पैसा पहले सुरक्षित हो जाए, भले ही बाकी अनुपालन संबंधी मुद्दों को समानांतर रूप से निपटाया जाए। ईपीएफओ के लिए सबसे बड़ा जोखिम यही है कि उसे घाटे वाला या हिसाब किताब में गड़बड़ी वाला फंड विरासत में ना मिल जाए। लेकिन ये रणनीति कंपनियों पर भारी पड़ती है और कर्मचारियों के अनुभव को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। ईपीएफओ के तहत आने पर लचीलेपन में कमी आती है,
उदाहरण के लिए पैसे निकालने या लोन लेने के नियम अक्सर ज्यादा सख्त होते हैं और प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इसके अलावा जैसा हमने चर्चा की, संक्रमण अवधि के दौरान अपने ही पुराने पैसे तक पहुंच की संभावित अस्थायी कमी, ये सब महत्वपूर्ण कमियां हैं। इन्हें बेहतर सुरक्षा और शायद बेहतर डिजिटल सेवाएं जो ईपीएफओ अब दे रहा है के लाभों के सामने तौलना होगा। हर कंपनी के लिए यह आकलन अलग हो सकता है। तो अंत में मेरा मानना है कि एसओपी अपनी तमाम जटिलताओं और कठोर जरूरतों के बावजूद एक आवश्यक सुरक्षा कवच है। यह सुनिश्चित करता है कि जब निजी ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारियां ईपीएफओ को वापस सौंपते हैं तो यह पूरी वित्तीय ईमानदारी, कॉर्पोरेट जवाबदेही और कर्मचारियों की बचत की पूर्ण सुरक्षा के साथ हो। हाँ, ये बोझिल जरूर है, लेकिन दांव पर लगी रकम और लाखों कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए ये बोझ उठाना उचित है। सख्ती जरूरी है ताकि कोई चूक ना हो। और मेरा निष्कर्ष ये है कि एसओपी भले ही नेक इरादों से बनाई गई हो, एक अत्यधिक बोझिल, कुछ हद तक दंडात्मक और अव्यावहारिक बाधा के रूप में काम करती है। ये कंपनियों पर अनुचित लागत और जोखिम डालती है, ऐसी समय सीमाएं निर्धारित करती है जिन्हें पूरा करना मुश्किल है, और कर्मचारियों के लिए भी नकारात्मक परिणाम पैदा कर सकती है, जैसे कि फंड तक पहुंच में देरी। जबकि कर्मचारी सेविंग्स की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस प्रक्रिया को निश्चित रूप से सरल, ज्यादा व्यावहारिक और कम दंडात्मक बनाने की जरूरत है, ताकि ये वास्तव में उस रणनीतिक लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सके, यानी कंपनियों का ईपीएफओ में सुगम विलय। हाँ, हम इस बात पर तो पूरी तरह सहमत हो सकते हैं कि कर्मचारियों की बचत की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और ये प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से जटिल भी है। हमारी असहमति मुख्य रूप से इस बात पर है कि क्या मौजूदा प्रक्रियात्मक बोझ और नियम उस लक्ष्य को हासिल करने का सबसे अच्छा या सबसे उचित तरीका है, या क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। उन कंपनियों का क्या होगा जो अभी भी छूट का दर्जा बनाए हुए हैं? क्या उन पर भी इसे छोड़ने का दबाव बढ़ेगा? श्रम मंत्रालय की 2025 की समीक्षा के क्या नतीजे निकलेंगे? क्या उसमें इन व्यवहारिक दिक्कतों का कोई समाधान निकलेगा? और क्या ये मौजूदा ढांचा भविष्य में अगर और बड़ी संख्या में कंपनियां वापस आना चाहें तो उनके लिए टिकाऊ साबित होगा? ये सब अहम सवाल है। निश्चित रूप से फिलहाल कंपनियों के लिए ये एक सोचा समझा ट्रेड ऑफ बना हुआ है। उन्हें अपने निजी ट्रस्ट को चलाने से मिलने वाले ऐतिहासिक लचीलेपन, नियंत्रण और स्वप्रबंधन के जोखिम को छोड़कर ईपीएफओ के तहत मिलने वाली वैधानिक योजना की निश्चितता, बढ़ी हुई सुरक्षा और जोखिम मुक्त प्रकृति को चुनना है। हर कंपनी को अपने हालात के हिसाब से यह फैसला लेना होगा। और एक अंतिम विचार, सोचिए अगर श्रम मंत्रालय की 2025 की समीक्षा वास्तव में इस प्रक्रिया को काफी तेज और सुगम बनाने में सफल हो जाती है, तो क्या फिर निजी ट्रस्ट के रूप में छूट प्राप्त रहने का कोई खास औचित्य बचेगा? शायद सिवाय कुछ बहुत ही बड़ी, असाधारण रूप से कुशल और अच्छी तरह से प्रबंधित ट्रस्टों के। यह भविष्य में देखने वाली बात होगी। शायद हम धीरे धीरे छूट प्रणाली के अंत की ओर बढ़ रहे हैं।